हमारी कहानी शुरू होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट जांग वू से, जो खुद से कोडिंग और डिजाइनिंग सीख रहा था। उसके पास कोई टीम नहीं थी और उसने अकेले ही एक गेम डिजाइन किया था। थककर वो अपनी चेयर पर पीछे झुका और खुद को दिलासा दिया कि बस 2 महीने और मेहनत कर ले तो उसका काम पूरा हो जाएगा और उसकी मेहनत उसे जरूर सफलता दिलाएगी। तभी उसका फोन बजा। कॉल थी माँ चुन चुन की। उसने कॉल उठाई तो माँ ने पूछा कि वो आखिर किराया कब देगा। जांग वू ने कुछ और दिन मांगे और वादा किया कि उसका नया गेम बहुत पैसे कमाएगा। माँ ने ताना दिया कि वो पिछले 3 साल से यही सुन रही है। उसके पिछले गेम डूम्सडे के सिर्फ 10 कॉपी बिकी थी और पीएमएन के तो उससे भी बुरे हाल थे क्योंकि वो खुद ही एकमात्र खरीदार थी। जांग वू ने थोड़े दुखी स्वर में कहा कि ये बस इसलिए है क्योंकि लोगों की टेस्ट अच्छी नहीं है। माँ ने पलटकर कहा कि खराब टेस्ट तो उसका खुद का है और चेतावनी दी कि अगर उसने कल तक किराया नहीं दिया तो निकाल दिया जाएगा। उसने अपना बैलेंस चेक किया तो उसमें सिर्फ 558 आरएमबी थे। वो परेशान हुआ, लेकिन सोचा अगर वो थोड़ा मोटी चमड़ी वाला बन जाए तो माँ ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। उसने ठान लिया और फिर से टाइपिंग शुरू कर दी, सोचते हुए कि उसे काम जल्दी खत्म करना है। तभी अचानक उसका कंप्यूटर बंद हो गया और स्क्रीन पर अजीब नंबर और मैसेज आने लगे। मॉन्स्टर की इमेज डिजाइन करो, प्लॉट फाइनलाइज करो, कोड ऐड करो, बग्स फिक्स करो। ये सब देखकर वो हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके डिजाइन जिंदा जैसे क्यों लग रहे हैं। तभी सिस्टम ने वार्निंग दी कि कंप्यूटर ओवरलोड हो गया है और उसका सीपीयू जोर से गिरा, जिससे धुआं निकलने लगा। उसने निराश होकर सोचा कि अब उसकी जिंदगी खत्म है, लेकिन तभी उसने देखा कि स्क्रीन पर एक अजीब सी रोशनी चमक रही है। स्क्रीन पर लिखा आया, न्यू फैंटेसी वर्ल्ड रिलीजिंग प्लेटफॉर्म ऑन अर्थ, और एक प्रोग्रेस बार दिखा जो 15% से बढ़कर 100% तक चला गया। जैसे ही ये पूरा हुआ, कंप्यूटर से तेज रोशनी निकली। उसने सिर झुका लिया और आसपास की जमीन हिलने लगी। उसे एहसास हुआ कि ये भूकंप है। वो दरवाजे की तरफ भागा, उसे खोला और बिल्डिंग से बाहर निकल गया। बाहर आकर वो हैरान रह गया। जमीन से पैर निकल रहे थे और इमारतों पर चढ़ रहे थे। उसे लगा शायद वो सपना देख रहा है, क्योंकि ये पेड़ उसे बहुत जाने पहचाने लग रहे थे। लोग घबरा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। तभी किसी ने आसमान की ओर इशारा किया। एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर एक हेलीकॉप्टर से टकरा गया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। लोग चिल्लाते हुए भागने लगे। एक छोटी लड़की गिर गई और जब उसने आंखें खोली तो सामने वही मॉन्स्टर था जो उस पर फुफकार रहा था। जांग वू दंग रह गया क्योंकि वो वही मॉन्स्टर था जिसे उसने डिजाइन किया था, हिप्पोग्रिफ, जिसके ऊपरी हिस्से में ईगल का शरीर, पीछे घोड़े का और स्टील जैसे सख्त पंख थे। उसका डेंजर लेवल सी था और उसकी स्पेशल एबिलिटी रिपल स्क्रीम थी। हिपोग्रिफ गुस्से में लोगों पर चिल्लाया। जांग वू जानता था कि स्थिति खराब है और दौड़ पड़ा। हिपोग्रिफ ने अपना मुंह खोला और लड़की पर हमला करने वाला था, लेकिन जांग वू ने समय पर उसे पकड़ लिया और खींचकर दूर ले गया। हिपोग्रिफ ने रिपल स्क्रीम शुरू की। उसने लड़की के कान ढक दिए लेकिन खुद को दर्द महसूस हुआ। तभी जमीन फिर से जोर से हिलने लगी। हिपोग्रिफ ने किसी चीज की आवाज सुनी जो उसकी तरफ दौड़ रही थी। उसने पीछे देखा तो लाल चमकती आंखें दिखीं। वो एक और मॉन्स्टर था। इससे पहले कि हिपोग्रिफ कुछ समझता, उस मॉन्स्टर ने उसे छेद दिया। जांग वू ने देखा कि वो यूनिकॉर्न वुल्फ था, प्रेरी का ओवरलॉर्ड, जिसकी सींग बिजली जैसी तेज थी। उसका डेंजर लेवल बी था और स्पेशल स्किल लाइटनिंग स्ट्राइक थी। जांग वू ने आंखें बंद कीं और सोचा शायद अब उसे किराया नहीं देना पड़ेगा। फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो बीप की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली और पाया कि वो हॉस्पिटल में है। सामने वही छोटी लड़की बैठी थी जिसे उसने बचाया था। उसे शक हुआ कि क्या ये सब सच में हुआ था। उसने पास रखा रिमोट उठाया और टीवी ऑन किया। न्यूज रिपोर्टर ली ओमंग बता रही थी कि पेड़ों की ऊंचाई 5000 मीटर से ज्यादा हो चुकी है और वे अभी पेड़ों की कमर तक ही पहुंचे थे। तभी कुछ उड़ता हुआ आया और उन पर हमला कर दिया, जिससे कैमरा बंद हो गया। अगले सेगमेंट में रिपोर्टर ने बताया कि प्रोफेशनल्स ने 1000 मीटर गहरे गड्ढे में उतरकर जांच की है और कुछ भयानक पाया है। कैमरे ने लाल आंखों को कैद किया और फिर हमला होने से कैमरा बंद हो गया। अगले चैनल पर एक इमरजेंसी घोषणा चल रही थी। सभी प्लेयर से अनुरोध है कि तुरंत अपने आइडेंटिटी प्लेयर्स लॉबी में रिपोर्ट करें। जांग वू सोच में पड़ गया, प्लेयर्स क्यों? तभी उसे याद आया, हिपोग्रिफ, यूनिकॉर्न वुल्फ, स्काई ट्री और एबिसल पिट,
ये सब तो उसी के नए गेम के सेटिंग्स थे। अचानक उसकी आंखों के सामने एक इंटरफेस खुला। उस पर लिखा था नेम जैंग डब्ल्यू, लेवल 1, प्रोफेशन गेम डिजाइनर, एनपीसी HP 100, MP 0, स्ट्रेंथ 9, एजिलिटी 11, इंटेलिजेंस 12, परसेप्शन 9, अनडिस्ट्रीब्यूटेड 0 और नीचे लिखा था एवरेज ह्यूमन एट्रीब्यूट 10। वो सोचने लगा कि क्या उसका बनाया गेम वाकई धरती पर आ गया है। उसने इन्वेंट्री क्लिक किया लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया कि एनपीसीज इस फीचर का उपयोग नहीं कर सकते। उसने बाकी बटन दबाए, लेकिन हर बार लिखा आया कि आप प्रोफेशन चेंज सिस्टम का उपयोग नहीं कर सकते। उसे निराशा हुई। उसने सोचा कि शायद वो अब एक गरीब एनपीसी है और गेम डिजाइनर होने के बावजूद उसकी कोई पहचान नहीं रही। तभी दरवाजा खुला। उसने तुरंत आंखें बंद कर लीं। अंदर आई लड़की थी, उसकी मकान मालकिन माँ चुनचुन। उसने कहा, ड्रामा बंद करो, टीवी अब भी चल रहा है। जांग वू ने हिचकिचाते हुए पूछा कि वो यहाँ क्यों आई है। माँ ने कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं खुद से आई हूँ? हॉस्पिटल ने मुझे बुलाया है। जांग वू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, तुम ही हो जो मुझसे सबसे अच्छा व्यवहार करती हो। माँ ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा नहीं है, बस अगर तुम मर जाओ तो मेरा किराया कौन देगा? तभी छोटी लड़की जागी। उसने जांग वू को देखा और पहचानने की कोशिश की। फिर खुश होकर उसे गले लगाया और बोली, पापा, आप आखिर जाग गए। माँ गुस्से से बोली, क्या तुम्हारा पहले से बच्चा भी है? लेकिन उसने जोर से माँ को रोकते हुए कहा कि पहले उसे सब कुछ समझाने दो। जब उसने सब विस्तार से बताया तो माँ को समझ आ गया। उसने कहा कि शायद वो छोटी लड़की अपनी याददाश्त खो चुकी है, इसलिए वो उसकी लॉस्ट चाइल्ड रिपोर्ट बनवाने में मदद करेगी ताकि जब उसके असली माता पिता आए तो उसे वापस ले जा सके। तब तक जांग वू को ही उसका ध्यान रखना होगा। जांग वू ने मौके का फायदा उठाते हुए माँ से पूछा कि क्या वो किराया थोड़ा कम कर सकती है। माँ ने गुस्से में कहा, ठीक है, और रसीद उठाई। फिर बोली कि पहले उसे 8,000 RMB का मेडिकल बिल भरना होगा। ये सुनकर वो हैरान रह गया। उस आपदा के बाद इंसानों ने स्काई ट्री और एबिसल पिट को खत्म करने के लिए न्यूक्लियर बम तक इस्तेमाल किए, लेकिन वे नाकाम रहे। इसके बजाय उन्होंने आसमान पर नियंत्रण खो दिया और आधी धरती छोड़नी पड़ी। अब इंसानों की किस्मत प्लेयर्स के हाथों में थी। आधा साल बाद जांग वू के घर में छोटी लड़की एक शील्ड उठाने की कोशिश कर रही थी और मुस्कुराते हुए उसे डैड कहकर दिखा रही थी। जांग वू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छी बच्ची हो तुम। मंग मंग। मंग मंग वो नाम था जो उसने अस्थायी तौर पर उसे दिया था। उसने ये नाम ऑनलाइन डालकर उसके असली माता पिता को ढूंढने की कोशिश भी की थी, लेकिन जो जवाब मिले उनमें ज्यादातर लोग या तो उसे गोद लेना चाहते थे या कोई आदमी अंकल बनकर झूठ बोल रहा था कि मंग के माता पिता मर चुके हैं। जांग वू ने दृढ़ता से उससे पूछा कि मंग का असली नाम क्या है, लेकिन उस व्यक्ति ने पलटकर कहा, क्या उस बच्ची का नाम मंग मंग नहीं है? उसने आगे बताया कि जांग की रिपोर्ट की वजह से ही उनके शहर में बच्चों का बड़ा अपहरण गिरोह पकड़ा गया। 6 महीने बीत चुके थे। मंग की याददाश्त अब भी अधूरी थी और उसके माता पिता अब तक नहीं आए थे। फिर भी मंग बहुत आज्ञाकारी थी, घर के कामों में मदद करती थी, हालांकि कभी कभी चीजें तोड़ देती थी। इससे माँ गुस्से में आ जाती थी और जांग वू से मरम्मत का पैसा वसूलती थी। टीवी के लिए 1,000 RMB और घर की मरम्मत के लिए 3,000 RMB। एक बार वू ने सोचा कि मंग को अनाथालय भेज दे, लेकिन जब उसने रोते हुए उसे डैड कहा तो वो पिघल गया और उसे दिलासा देते हुए कहा, चलो घर चलते हैं। न्यू फैंटेसी वर्ल्ड में 2 मुख्य मॉन्स्टर एरिया थे, अंडरग्राउंड और विल्डरनेस। अंडरग्राउंड के मॉन्स्टर ज्यादा ताकतवर थे जबकि विल्डरनेस के थोड़े कमजोर। वो एस सिटी के पास एक घास के मैदान में पहुंचा। उसने फावड़ा जमीन पर रखा और खुदाई शुरू कर दी। काफी देर तक खोदने के बाद उसे छिपा हुआ मॉन्स्टर मिला। वो हवा में छलांग लगाकर हमला करने आया लेकिन वो ने अपनी शील्ड से खुद को बचा लिया। फिर उसने फावड़ा कसकर पकड़ा और जोर से मारा जिससे उस मॉन्स्टर का सींग टूट गया। तभी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, यू हैव किल्ड जैकलोप, लेकिन चूंकि वो एनपीसी था इसलिए उसे कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिले। जैकलोप हंट मिशन पूरी होने पर एक और नोटिफिकेशन आया कि उसने 10,000 से ज्यादा हॉर्न जैकलोप्स मारे हैं और उसे बनी स्लेयर का टाइटल मिला। थककर वो जमीन पर लेट गया, राहत महसूस करते हुए कि आखिर उसका काम खत्म हुआ।
एक गेम डिजाइनर के तौर पर वो सिर्फ प्लेयर्स के लिए ही नहीं बल्कि एनपीसीज के लिए भी कई प्लॉट्स बनाता था। बनी स्लेयर वाला टाइटल दरअसल एक खास एनपीसी के लिए ही था। कहानी के मुताबिक जब कोई आम एनपीसी 10,000 जैकलोप्स को मार देता है तो एक हिडन प्लॉट ट्रिगर होता है और वो एनपीसी प्लेयर्स के साथ मिलकर डीमन किंग को हराने निकलता है। आधा साल पहले जब जांग वू ने उस एनपीसी को प्रेरी में देखा था तो उसने हर तरह से उसे रोकने की कोशिश की ताकि वो जैकलोप्स का शिकार न करे। उसने उसे चेताया कि वो खुद अपने अंजाम के लिए जिम्मेदार होगा। वू ने प्रेरी में कई जाल लगाए, जैकलोप्स को चारा बनाकर एनपीसी को थकाने की कोशिश की, यहां तक कि उसने लफंग बोर नाम के एक मॉन्स्टर को भी वहां छोड़ा जिसने एनपीसी पर हमला किया और उसे दूर फेंक दिया। उसके बाद वो एनपीसी कभी प्रेरी में दिखा ही नहीं और इस तरह वर्ल्ड्स हीरो का चयन बदलने की नौबत आ गई। बाद में एस सिटी के प्लेयर्स लॉबी में अलग अलग लेवल के बहुत से प्लेयर्स इकट्ठा थे। तभी वो एक मरे हुए खरगोश को पकड़कर अंदर घुसा, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। लोग आपस में बातें करने लगे कि जैकलोप स्लेयर ने फिर से सबसे कमजोर मॉन्स्टर्स को मारा है, जबकि असली प्लेयर्स तो अंडरग्राउंड डंजन्स में जाते हैं। वू को गुस्सा आया, लेकिन वो प्लेयर नहीं बल्कि गेम डिजाइनर था। वो लाओ जैंग स्पाइसी रैबिट हेड शॉप पर रुका, जहां मालिक लाओ जैंग की खास डिश स्पाइसी रैबिट हेड मिलती थी, जिसे खाने से प्लेयर की मूवमेंट स्पीड 5 मिनट के लिए 5% बढ़ जाती थी। वू ने बताया कि उसने जैकलोप पकड़ लिया है, लेकिन लाओ जैंग का बिजनेस हाल में बहुत गिरा हुआ था, इसलिए उसने वू को कुछ रैबिट हेड्स दे दिए। वू ने शुक्रिया कहकर प्लेट ली। उसे ये नहीं पता था कि कोई लड़की उसे छिपकर देख रही थी। वो लड़की सामने आई, एनपीसी लॉया। वू हैरान रह गया क्योंकि उसे पता था कि लाओया कोई साधारण एनपीसी नहीं बल्कि गेम की देवियों में से एक थी। कहानी के अनुसार जब कोई एनपीसी 10,000 जैकलोप्स को मारता है तो लाओया उसे स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड डिटरमाइंड मानकर आशीर्वाद देती है और हीरो बनाती है। वू ने लाओया को गॉडेस कहकर तुरंत आशीर्वाद देने को कहा, लेकिन लाओया गुस्से में बोली, तुमने इतने प्यारे खरगोशों को क्यों मारा? जिससे वो हैरान रह गया क्योंकि ये प्लॉट से बिल्कुल अलग था। लाओया ने गुस्से में उसे बनी स्लेयर कहा, उसका हाथ पकड़ा, डांटा और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। उसने गुस्से में उसे लाते मारनी शुरू कर दी, यहां तक कि लाओ जांग, जो दुकान का मालिक था, डर के मारे बीच में नहीं आया। वहां मौजूद एक प्लेयर ने सीन देखकर लाओया को पहचाना और कहा, क्या वो ने उसे परेशान किया? वो जमीन पर गिरा हुआ सोच रहा था, क्या मुझे तो हीरो बनना चाहिए था? क्या गेम खुद बदल गया है? तभी एक नया नोटिफिकेशन पॉप अप हुआ, ड्यू टू योर मैसेकर ऑफ जैकलोप्स, यू हैव बीन कर्स्ड बाय गॉडेस लॉया। यू आर नाउ ऑस्ट्रेसाइज्ड बाय द वर्ल्ड एंड स्ट्रिप्ड ऑफ योर ह्यूमन आइडेंटिटी। और वो एक डेमन में बदल गया। इंटरफेस अपने आप खुला और उसके कैरेक्टर पैनल में दिखा कि अब उसकी रेस डीमन हो गई है। उसका एचपी था 200 में से सिर्फ 35, एमपी पूरा 100, स्ट्रेंथ 13, एजिलिटी 15, स्टैमिना 14, इंटेलिजेंस 12, एक्यूरेसी 13 और अनडिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट्स 0। वो चकित था, पर ज्यादा निराश नहीं, क्योंकि डेमन की शुरुआती एट्रीब्यूट्स एक हीरो से भी बेहतर थीं। उसे लगा कि शायद ये सारा दर्द झेलना वाकई में फायदेमंद रहा। आंखों में आंसू लिए उसने लाओया से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन लाओया ने उसे फालतू कचरा कहकर नकार दिया। वू ने ऊपर देखा और कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। लाओया ने गुस्से में उसे जोरदार लात मारी जिससे उसका एचपी घटकर 30 रह गया। बाद में खुद को संभालने के बाद वू को एहसास हुआ कि प्लेयर बनने से उसे पहले न मिलने वाले फंक्शंस अब मिल गए हैं। वो खुश था क्योंकि अब उसे शिकार के वक्त सामान उठाने की परेशानी नहीं होगी। उसने स्किल लिस्ट खोली। पहली स्किल थी डीमन इंटिमिडेशन, लेवल 1, जो कमजोर डेमन्स को डराकर हिला नहीं देती थी। इसका कूलडाउन 7 मिनट और एमपी खर्च 20 था। दूसरी स्किल थी डीमन ट्रांसफॉर्म, लेवल 1, जिससे वो कुछ देर के लिए अपनी असली डेमन फॉर्म में जा सकता था। सारे एट्रीब्यूट्स बढ़ जाते थे। इसकी अवधि 30 सेकंड थी, कूलडाउन 24 घंटे और एमपी खर्च 0 था। उसकी नई रेस की स्पेशल टैलेंट्स में थी बहुत तेज एजिलिटी और डिफेंस, ड्यूल वेपन हैंडलिंग की महारत और बेहतरीन नाइट विजन। फिर एक नोटिफिकेशन आया कि डेमन्स प्लेयर लॉबी में प्रोफेशन नहीं बदल सकते, लेकिन लेवल 10 पहुंचने पर उन्हें प्रोफेशन चेंजिंग मिशन मिलेगी।
साथ ही सिस्टम पूरी दुनिया में उसके नई रेस की घोषणा करेगा। सिस्टम ने पूछा, क्या आप अपना नाम छुपाना चाहते हैं? वू ने यस दबा दिया। तुरंत नोटिफिकेशन आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस! The S-City unknown player has been cursed by the goddess and obtained a rare race identity, unlocking a hidden plot. दूसरे प्लेयर्स ने भी ये घोषणा देखी और यकीन नहीं कर पाए। सब सोचने लगे कि काश उन्हें भी किसी देवी का श्राप मिल जाए ताकि रेयर रेस मिले। कई लोग उस अनजान प्लेयर को बधाई देना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि वो दरअसल वो ही है जो पास में ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुछ तो हंसी में बोल रहे थे कि देवी से श्राप लेने की प्रार्थना करेंगे। उसी समय प्लेयर मैनेजमेंट एसोसिएशन की बिल्डिंग में S-City के प्रेसिडेंट L.Q. को भी ये नोटिफिकेशन मिला। उसने अपनी सेक्रेटरी से पूछा कि शहर में हाल ही में कुछ बड़ा तो नहीं हुआ। सेक्रेटरी ने बताया कि थंडर ड्रैगन गिल्ड ने हाल ही में बी रैंक का अंडरग्राउंड डंजन लिबिंगन क्लियर किया है और उनके भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार न तो उन्होंने किसी देवी से संपर्क किया था और न ही क्लाउड स्वॉर्ड गिल्ड या ब्लू गोड गिल्ड ने हाल में कोई डंजन अटैक किया। LQ ने पूछा कि प्लेयर लॉबी में कुछ असामान्य हुआ क्या? बिंग यू ने बताया कि एक प्लेयर जो जैकलोप्स का शिकार करता था उसने किसी NPC को नाराज कर दिया और बुरी तरह पिट गया। LQ ने पूछा, क्या वो लड़का जैंग W था? इस पर बिंग यून चौंक गई और पूछा, क्या आप भी उस पर नजर रख रहे हैं? LQ मुस्कुराया और बोला कि वो उसके पिता को जानता है। फिर बोला कि जब उसे समय मिले तो वो को ढूंढे क्योंकि वो डंजन से डरने वाला बंदा है। शायद उसे बैकअप टीम में भर्ती किया जा सके। बिंग यून ने हामी भरी। बाद में प्रेरी में वो 2 फावड़े लेकर जमीन में छिपे जैकलोप को देख रहा था। अचानक वो बाहर कूदा और वो की तरफ झपटा, लेकिन वो ने कुशलता से फावड़ा जमीन पर मारते हुए उसे रोक लिया। नोटिफिकेशन आया, जैकलोप स्लेन +10 XP। अब वो लेवल 1 पर था, 10/100 XP के साथ। उसे पहली बार अनुभव मिला देखकर खुशी हुई। पहले जब वो जैकलोप से भिड़ता था तो भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता था, लेकिन अब डेमन बनने के बाद उसकी स्पीड और ताकत दोनों बढ़ गई थीं। जैकलोप्स की हर चाल उसे बेहद धीमी लग रही थी। एक जैकलोप ने हमला किया तो वो ने हंसते हुए कहा, बहुत स्लो है तू, और उसके मूव्स को पहले से भापते हुए उसके कान पकड़कर जमीन पर पटक दिया। नोटिफिकेशन आया, लेवल अप टू 2। वू ने अपने नए रेस टैलेंट्स याद किए और बिना देर किए डीमन इंटिमिडेशन स्किल एक्टिव कर दी। सारे जैकलोप्स डर से जड़ हो गए और वू ने उन्हें एक एक कर मार दिया। सबको इन्वेंट्री में डालते हुए लगातार लेवल बढ़ाया। कुछ दिनों बाद वो लेवल 6 पर पहुंच गया, लेकिन अब लो लेवल जैकलोप से कम XP मिलने लगी, तो उसने फैसला किया कि अब उसे हाई लेवल मॉन्स्टर से लड़ना चाहिए। असली गेम डिजाइन में हर लेवल पर सिर्फ एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता था। वॉरियर स्ट्रेंथ बढ़ाते थे, असैसिन्स एक्यूरेसी और मैजिशियंस इंटेलिजेंस। वो सोच रहा था कि अब कौन सा एट्रीब्यूट बढ़ाए, तभी उसकी नजर दूर एक विशाल जीव पर पड़ी। वो था जैकलोप किंग, लेवल 10 का प्रेरी वाइल्ड बॉस, जिसकी सींग स्टील जितनी सख्त थी। उसका स्पेशल अटैक था बाउंसिंग क्रैश। वो डर गया क्योंकि यही वो पहला बॉस था जिसे उसने खुद डिजाइन किया था। उसकी हाई HP, मजबूत स्किन और खतरनाक स्पीड उसे नए प्लेयर्स के लिए एक डरावना सपना बनाती थी। असली रणनीति ये थी कि प्लेयर्स उसे दूर से तीर कमान से मारें, लेकिन वो के पास तो सिर्फ फावड़ा था। उसने अफसोस से सोचा, काश डिजाइन करते वक्त थोड़ा सोचता। उसने अपनी 6 अनडिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट्स एजिलिटी में डाल दिए, जिससे वो 21 हो गई। अब वो आम नौसिखिए से कहीं ज्यादा तेज था। मैं डेमन हूं, डरता नहीं, सोचकर उसने किंग को चुनौती दी, पर फिर तुरंत पीछे हट गया और बोला मजाक कर रहा था। फिर जैकलोप्स को स्टूपिड रैबिट्स कहकर चिढ़ाया। गुस्से में जैकलोप किंग गरजा। वो ने ताना मारा, तू सच में सोचता है मैं तुझसे लड़ूंगा? तभी सारे जैकलोप्स बिलों से बाहर निकलकर किंग के साथ उसकी तरफ दौड़ पड़े। बाउंसिंग क्रैश के जोरदार हमले से वो बाल बाल बचा, फिर दूसरी कोशिश भी डॉज कर गया। वो किंग को लगातार उकसाता रहा और अपनी तेज एजिलिटी से उसके वारों से बचता रहा। गुस्से में किंग ने सारे जैकलोप्स को हमला करने का आदेश दिया। शोर सुनकर वो ने पीछे देखा, एक विशाल झुंड उसके पीछे दौड़ रहा था। घबराकर वो चिल्लाया, वाइल्ड बॉस, जैकलोप किंग आ गया है, सब भागो। लेकिन दूसरे प्लेयर्स भागे नहीं, वे तो खुश थे कि अब रेयर लूट मिलेगा। उन्होंने कहा, हम भी तुम्हारे साथ हैं।
लेकिन वो भी जैकलोप्स के हमले में फंस गए। उन्होंने वू को कोसा, मगर वो मुस्कुराकर बोला, मुझे अपनी बेटी के लिए खाना बनाना है, और बिजली जैसी स्पीड से वहां से भाग गया, दूसरों को अवाक छोड़ते हुए। वो सब गुस्से में कसम खा रहे थे कि अगली बार उसे नहीं छोड़ेंगे। कुछ घंटों बाद माँ की बिल्डिंग में वू ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और मंग दौड़कर उसके गले लग गई, खुशी से चिल्लाते हुए, डैड, उसने मुस्कुराकर पूछा। आज जब वू ने मंग से पूछा कि उसने आज घर पर क्या किया, तो मंग ने बताया कि लैंडलेडी ने उसे एक पिक्चर बुक दी थी। जब से झांग वू ने मंग को अडॉप्ट किया था, लैंडलेडी माँ चान चान अक्सर उनके घर आती थी और मंग की देखभाल में मदद करती थी। माँ ने वू को सख्ती से चेतावनी दी थी कि वह मंग के साथ कोई गलत व्यवहार न करे। दोनों खुशी खुशी एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे, तभी उनके पेट भूख से गुड़गुड़ाने लगे। वू ने मंग को भरोसा दिलाया कि वह डिनर तैयार करेगा। पिता बनने के बाद उसने तरह तरह के फ्राइड राइस बनाना सीख लिया था, जैसे एग एंड ड्राइड रेडिश फ्राइड राइस, हैम फ्राइड राइस, टोमेटो फ्राइड राइस वगैरह। लेकिन जब उसने कैबिनेट खोला तो वो खाली था। उसने रेफ्रिजरेटर चेक किया तो वो भी खाली था। तभी उसे एहसास हुआ कि घर में खाना खत्म हो चुका है। मंग ने अपने पिता के उदास चेहरे को देखा और उनकी शर्ट पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली कि उसे भूख नहीं है। उसे देखकर वो को याद आया कि पिछले आधे साल से मंग का खाना बस मस्टर्ड के साथ राइस, व्हाइट शुगर के साथ पोरेज और एक सिंगल लोफ ऑफ ब्रेड था जिसे वो दोनों मिलकर खाते थे। वू ने भारी मन से मंग से माफी मांगी। उसे महसूस हुआ कि अडॉप्शन के बाद मंग ने कभी अच्छी जिंदगी नहीं देखी। उसने मंग से पूछा कि क्या वो फ्राइड चिकन खाना चाहती है। मंग ने खुशी से हाँ कहा, लेकिन अचानक उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा कि वो चिकन नहीं खाना चाहती क्योंकि अगर उन्होंने ज्यादा पैसे खर्च किए तो वो रेंट नहीं दे पाएगा। वू ने माना कि वो माँ को 3 महीने का रेंट, मेंटेनेंस और मेडिकल फी देना बाकी है, लेकिन उसने मंग को भरोसा दिलाया कि आज वो एक शानदार दावत करेंगे। उसके अकाउंट में सिर्फ 121 आरएमबी थे, लेकिन उसने कहा कि आज से वे गरीबी को अलविदा कहेंगे। उसने 120 आरएमबी का चिकन सेट ऑर्डर किया। उसे पता था कि डिजास्टर के बाद की दुनिया में प्लेयर्स सभी के आइडल्स बन गए थे। वे या तो बहुत मजबूत थे या उनके पास हीलिंग एबिलिटीज थीं, और सबसे बड़ी बात, वे सब अमीर थे। प्लेयर बनने से कोई भी डंजन में प्रवेश कर सकता था। उसे यह भी पता था कि वाइल्ड मॉन्स्टर्स के विपरीत अंडरग्राउंड मॉन्स्टर्स से मॉन्स्टर क्रिस्टल्स गिरते हैं। एक ई लेवल क्रिस्टल की कीमत 500 आरएमबी, डी लेवल की 1000 आरएमबी और सी लेवल की 2000 आरएमबी थी। उसे यकीन था कि प्लेयर बनकर वह भी जल्द अमीर बन सकता है। थोड़ी देर में किसी ने दरवाजा खटखटाया। उनका सिल्वर आर्च फैमिली मील आ गया था। वू और मंग दोनों ने खुशी और भूख से वह खाना खाया, आंखों से आंसू बहते हुए। रात को वू ने मंग को बिस्तर पर सुलाया और कंबल ओढ़ाया। मंग नींद में मुस्कुराते हुए फ्रेंच फ्राइज के बारे में बड़बड़ाई। इसके बाद वो अपने कंप्यूटर डेस्क पर गया और चैट फोरम खोला। वहां उसने देखा कि शाम 4 बजे शहर के बाहरी इलाके में जैकलोप किंग दिखाई दिया था, जिससे रैबिट हॉर्ड हमला हुआ। 4 प्लेयर्स घायल होकर हॉस्पिटल पहुंचे थे, लेकिन अब खतरे से बाहर थे। वू ने राहत की सांस ली कि उसके साथ वाले प्लेयर्स मरे नहीं। अगर ऐसा होता तो उसे गिल्ट सताता। फोरम के टॉप ट्रेंडिंग पोस्ट सब उसी के लिखे थे। डिजास्टर के बाद से वू ने हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश की थी। प्लेयर्स के बीच वो किसी भगवान जैसा था, पर कभी कभी बड़े हादसे हो जाते थे। जैसे एक बार 50 लोग डंजन में गए और सिर्फ 2 ही लौटे। एक सर्वाइवर ने बताया कि टीम लीडर ने डंजन गाइड पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया और स्थिति के अनुसार खुद को अडेप्ट नहीं किया। तब लोगों ने सवाल किया कि क्या गॉड्स गाइड सच में मददगार है। वो जानता था कि वो उसकी सबसे बड़ी असफलता थी, क्योंकि उसी वजह से मल्टीलेवल डंजन्स और नए बॉस सिस्टम बने। उसे एहसास था कि यह सब सिस्टम अपडेट्स और गेम में जोड़े गए नए कंटेंट की वजह से हुआ था। उनकी कठोर दुनिया में 99 बार सफलता के बाद भी एक गलती मौत साबित हो सकती थी। उस घटना के बाद वो ने गाइड्स अपलोड करना बंद कर दिया। अगले दिन वो एस सिटी के बाहर प्रेरी पहुंचा। आर्थिक तंगी को जानते हुए उसे इनकम का रास्ता निकालना था। उसने कहा कि वो खुद भूखा रह सकता है, लेकिन मंग को भूखा नहीं देख सकता। आसपास बोर्ड्स देख उसने तय किया कि वो अब लेवल 6 से लेवल 10 तक जाएगा। इसके लिए उसे प्रोफेशन चेंजिंग मिशन शुरू करनी थी। अंडरग्राउंड डंजन में जाकर मॉन्स्टर क्रिस्टल्स जुटाने थे। उसे पता था कि फैंग बोर्स बहुत एग्रेसिव होते हैं और झुंड में हमला करते हैं। वे कोई क्रिस्टल नहीं छोड़ते, इसलिए ज्यादातर प्लेयर्स उनमें दिलचस्पी नहीं लेते थे।
लेकिन किसी को पता नहीं था कि गेम बनाते वक्त उसने गुप्त रूप से एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स जोड़े थे। सामान्यतः एक ही मॉन्स्टर को बार बार मारने पर एक्सपीरियंस कम होता है, पर अगर कोई 100 फैंग बोर्स को हराता है तो उसका एक्सपीरियंस डबल हो जाता है। उसने अपना शवल उठाया और लेवल 3 फैंग बोर का परवार किया। नोटिफिकेशन आया, यू किल्ड अ फैंग बोर कब, प्लस 10 एक्सपी। उत्साहित होकर उसने हंटिंग जारी रखी। कुछ देर बाद उसने गौर किया कि पीछे से विशाल और गुस्साए बोर्स का झुंड उसकी ओर आ रहा है। वो भागा और माफी मांगते हुए चिल्लाया, पर वे पीछे पड़े रहे। तभी सिस्टम ने बताया कि उसकी डीमन इमिटेशन स्किल रीसेट हो गई है। उसने दौड़ना बंद किया और पीछे मुड़कर कहा, अब मेरी बारी है। उसने डीमन इमिटेशन स्किल एक्टिवेट की और बोर्स पर झपटा। डर के मारे बोर्स गिर पड़े। वू ने एक एक कर सबको खत्म किया। हर बोर पर 50 एक्सपी कमाते हुए आसानी से लेवल 10 तक पहुंच गया और प्रोफेशन चेंजिंग मिशन अनलॉक हो गई। उसने इंटरफेस खोला तो राहत मिली कि आखिरकार लेवल 10 पूरा हो गया। आधे घंटे देर जरूर हुई, पर उसके पास समय था। उसकी डीमन रेस प्रोफेशन चेंजिंग मिशन थी, स्काई ट्री के उत्तर में स्थित डीमन वुल्फ डंजन को 7 मिनट में क्लियर करना। डीमन वुल्फ डंजन एक E-लेवल अंडरग्राउंड डंजन था जो 5 प्लेयर्स की टीम के लिए बनाया गया था, जिनका लेवल 10 से 20 के बीच हो। वू को महसूस हुआ कि उसकी प्रोफेशन चेंजिंग मिशन की कठिनाई बहुत ज्यादा थी, जैसे खुद सिस्टम जानबूझकर उसे टारगेट कर रहा हो। जब मानवता ने स्काई ट्री पर न्यूक्लियर वेपन्स दागे थे, तो उसके चारों ओर एक सर्कुलर डिफेंस शील्ड बन गया था जिसने सभी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस को निष्क्रिय कर दिया था। अगर कोई कार स्काई ट्री के पास जाती, तो वह खुद ही फट जाती, और अगर कोई फाइटर जेट उस शील्ड में प्रवेश करता, तो उसका प्रोपल्शन बंद हो जाता और सिग्नल्स भी उस शील्ड को पार नहीं कर पाते थे। इसलिए स्काई ट्री के आसपास HAC द्वारा खींची जाने वाली घोड़ागाड़ियां ही सबसे सामान्य परिवहन साधन थीं, जिन्हें मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा खिलाड़ियों के लिए फ्री में उपलब्ध कराया जाता था। वो उस कैरेज में बैठा और रास्ते में फैली हरी भरी प्रेरी को देखकर सोचने लगा कि शायद प्रकृति बिना इंसानों के और भी बेहतर तरह से फल फूल सकती है। कुछ समय बाद वे अपने गंतव्य डीमन वुल्फ डंजन पर पहुंचे। जैसे अधिकांश MMORPG गेम्स में होता है, वैसे ही यहाँ भी कुछ प्लेयर्स अपने लेवल प्रोग्रेशन को रोककर दूसरे खिलाड़ियों की मदद पैसे लेकर करते थे। ये लोग खुद को कैरी टीम कहते थे और क्रिस्टल्स व इक्विपमेंट देने का वादा करते थे। अपनी मिशन को 1 घंटे में पूरा करने की जरूरत को समझते हुए उन्हें सोचा कि शायद कुछ प्लेयर्स की मदद लेना बेहतर रहेगा। तभी एक प्लेयर ने बताया कि उनके पास एक खाली जगह है और पूछा कि क्या वह ज्वाइन करना चाहेगा। जब वो ने कीमत पूछी तो उसने बताया कि एक जर्नी के लिए 20,000 RMB है, साथ ही 6 राइड्स फॉर द प्राइस ऑफ 5 का ऑफर भी है। यह कीमत सुनकर वो दंग रह गया और उसने मना कर दिया। इसके बाद उसने पहले देखे हुए उस ग्रुप को नोटिस किया, जिनके लेवल्स अब बढ़ चुके थे और जिनके पास बेहतर इक्विपमेंट था। अचानक चेन एक्साइन नाम का लेवल 19 प्लेयर उसकी ओर आया, जिससे वो घबरा गया और जल्दी से अपना इन्वेंट्री खोलने लगा ताकि वे उसे पहचान सकें। चेन एक्साइन ने बताया कि उनकी टीम में 4 खिलाड़ी है और उन्हें एक और सदस्य की जरूरत है। उसने वू से पूछा कि क्या वह शामिल होना चाहेगा। वू ने एक मास्क पहन लिया, जिससे चेन एक्साइन ने पूछा कि वो मास्क क्यों पहने है। वू ने जवाब दिया कि वह एक माइनर है, यानी ऐसा व्यक्ति जो डंजन में मॉन्स्टर क्रिस्टल्स की खुदाई करता है और आमतौर पर लड़ाइयों में हिस्सा नहीं लेता। चेन एक्साइन ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं और वह उनकी टीम में शामिल हो सकता है। साथ ही उसने बताया कि इक्विपमेंट का लूट 4 पुराने सदस्यों में बांटा जाएगा, लेकिन क्रिस्टल्स वू के साथ बराबर बांटे जाएंगे। यह सुनकर वू ने राहत की सांस ली कि उन्होंने उसे पहचाना नहीं। उसने सोचा कि उनकी टीम का लेवल और इक्विपमेंट कैरी टीम्स के बराबर है, इसलिए उनके साथ गठबंधन करना फायदेमंद रहेगा। उसने चेन एक्साइन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सबने मिलकर डंजन गेट खोला। अंदर घुप अंधेरा था। स्काई ट्री के कारण कोई भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस काम नहीं करता था, इसलिए वे टॉर्चेस लेकर आगे बढ़े। वू ने अपने डीमॉन्स आई स्किल को एक्टिवेट किया और देखा कि दीवारों और जमीन में चमकते हुए क्रिस्टल्स जड़े हुए हैं। काई ओंग लेवल 18 उन क्रिस्टल्स को निकालने के लिए उत्सुक था, लेकिन चेन एक्साइन ने उसे रोक दिया। तभी अंधेरे से एक भेड़िया बाहर आया। उसकी लाल आंखें घूर रही थीं। वो लेवल 12 का आर्मोर्ड डीमन वुल्फ था। चेन एक्साइन ने सबको सतर्क किया और लड़ाई की तैयारी करने को कहा। जैसे ही वुल्फ ने झपट्टा मारा, उनकी टीम ने उस पर एक एरो चलाया और चेन एक्साइन ने पास जाकर उसका सिर काट दिया। तभी दूसरा वुल्फ चेन एक्साइन पर कूदा,
लेकिन केनाई ने टाइमली मैजिक स्पेल चलाकर उसे मार गिराया। चेन एक्साई ने बताया कि दोनों डीमन वुल्व्स खत्म हो चुके हैं और सबको आगे बढ़ने से पहले अपनी एनर्जी रिस्टोर करने की सलाह दी। फिर उसने वू की ओर मुड़कर कहा कि आगे का रास्ता खतरनाक है, इसलिए उसे पीछे रहकर खुदाई करनी चाहिए। उनकी टीम आगे बढ़ गई और वो सोचने लगा कि चाहे चेन एक्साइन की टीम कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उनके लिए इस डंजन को 1 घंटे में क्लियर करना असंभव है। उसने शवल निकाला और खुदाई शुरू की क्योंकि उसे पता था